नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, ये जो हिज़्बुल्लाह, इज़राइल और हमास इज़राइल के बीच में जो जंग चल रही है यानी फ़िलिस्तीन के मसले को लेके। बेसिकली ये फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में लड़ाई है जो कि गाज़ा पट्टी में लड़ाई जा रही है और साथ में वेस्ट बैंक में भी जो कुछ हो रहा है, वहाँ पे भी हालात अच्छे नहीं हैं। सेटलमेंट्स की एक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ ये है कि अब हिज़्बुल्लाह के साथ भी खून के वार हो रहे हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये भी है कि हिज़्बुल्लाह लगातार जो है इनके ठिकानों पे ख़ासतौर से नॉर्दर्न इज़राइल में हैफा और दूसरे और गैलीली इस तरह के कई एक ठिकाने हैं जिनके ऊपर अटैक कर रहा है। यही नहीं बल्कि उसने उस पे भी अटैक किया है। गोलान हाइट्स में जो इज़राइल ने सीरिया से जो की टेरिटरी पे जो कब्जा किया था उसके ऊपर भी अटैक किया। मरने वालों में इज़राइली सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो पहले नहीं था। और अभी तक इज़राइलीज़ जो हैं वो साउथ लेबनान में उनका प्लान जो था लितानी रिवर तक, यानी अपने बॉर्डर से, इज़राइली बॉर्डर से लेके लितानी रिवर, कम से कम उनका था प्लान कि 10-15 किलोमीटर के बीच में पूरा एरिया खाली करवा लेंगे, उसको ध्वस्त कर लेंगे और वहाँ पे अपनी फोर्सेस खड़ी कर देंगे ताकि कभी हिज़्बुल्लाह उन पे अटैक न कर पाए। मगर उसमें अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिली। मगर ये है कि जैसा गाज़ा में वो कर रहे हैं उसी तरह की हरकतें वहाँ नज़र आ रही हैं, लेबनान में भी। बेरूत के सबर्स में लेबनान के बहुत से, साउथ लेबनान के बहुत से शहर और टाउन्स और छोटे-छोटे टाउन्स और विलेजेस हैं जो कि बहुत ही डेवलप्ड हैं। उनके ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं, बिल्डिंगें गिरा रहे हैं और मरने वालों की भी संख्या वहाँ भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेबनीज़ पॉपुलेशन, अरबों का इन सब चीज़ों पे अरब स्टेट्स जो हैं, अरब स्टेट जो है अलग-अलग भागों में बँटी हुई हैं, उसपे हम पहले आए। जनरल स्टैंड जो है वो न्यूट्रल, वो किसी के साथ नहीं है। ऐसा क्यों है वो हम बाद में आगे बताते हैं, लेकिन वो न्यूट्रल हैं इस जंग में। वो क्या वो न्यूट्रल रह पाएँगे? ये अलग मसला है। कोई पार्टिसिपेशन अपना वो नहीं चाहते। लेकिन वो इज़राइल को लगातार कंडेम कर रहे हैं। अरब लीग, फिर उसके बाद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी बॉडीज़ हैं सबने कंडेम किया। मगर इनके कंडेमनेशन और इनकी डिमांड का कोई असर नहीं होता। उसकी कई वजह है, इसलिए कि इनके जितने भी पहले जो रेज़ोल्यूशंस आए हैं उसको इन लोगों ने कभी ट्रस्ट नहीं किया, कभी फॉलो नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया। ये अपनी जनता के लिए कहा जाता है कि इस तरह के रेज़ोल्यूशन पास कर देते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि इनके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी भी नहीं है। इसलिए कि ये इतना ज़्यादा, ख़ासतौर से खाड़ी के जो देश हैं, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ही उनको सिक्योरिटी प्रदान करती है। उनका एग्रीमेंट है जिसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि ऑयल फॉर सिक्योरिटी, ऑयल के बदले में वो सिक्योरिटी उनसे उनको मिलती है। उसके अलग कारण है कि क्यों ऐसा किया, कभी सऊदी अरेबिया पे अलग से प्रोग्राम बना। तो वो जो है बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है, डिपेंडेंट है सिक्योरिटी के लिए भी, और उनके जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं सिविलियन, वो भी डिपेंडेंट है काफ़ी हद तक वहाँ के ऊपर। तेल ज़रूर है उनके पास अथाह मात्रा में, मगर टेक्नोलॉजी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से उनके ऊपर, एक तो सिक्योरिटी की वजह से डिपेंडेंसी है, दूसरी वजह ये है कि टेक्नोलॉजी के लिए बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने डेवलप किया है, वो अमेरिकन और यूरोपियन के मॉडल से किया है। उसमें भी यूरोप और अमेरिका का बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि बड़े कॉन्ट्रैक्टर वही थे। और बिल्डिंगों के नक्शे, बिल्डिंगों को बनाना, वर्कर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, इंजीनियर भारत से भी और कुछ दूसरी जगहों से, और टॉप लेवल पे सब वहाँ पे अमेरिकन या यूरोपियन काम करते हैं। बैंक भी उनके पास कोई बड़ा नहीं है। उनके जो बैंक हैं बहुत छोटे-छोटे हैं, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं जो उनके पास
डॉलर आते हैं तेल को बेच के, तो वो अपने बैंक में नहीं रख सकता, क्योंकि अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बैंक की नहीं है, इसलिए वो भी अमेरिका में रखते हैं। सस्ता तेल भी उनको अमेरिका को देते हैं, और ये भी इनकम भी जो होती है वहीं पे ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से उनकी डिपेंडेंसी सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, इन सब की बहुत ज्यादा है अमेरिका और पश्चिमी देशों की। ये भी है। दूसरी तरफ ये लोग जो हैं, ये जो इनका वो है, कोई ऐसा, ये लोग बेसिकली बिलीव करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर, जो पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में तय हुआ, उसको ज्यादा और फैसले भी देते हैं उसके ऊपर। और हम देख रहे हैं कि उसको लेके काफी सीरियस भी नजर आते हैं, खासतौर से सऊदी अरेबिया और उसके अलावा दूसरे देश। ये भी है कि ये जो है, इनमें जो डिवीजन है बहुत शार्प है, और कोई इनका इस वार को लेके कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं है कि क्या वो अचीव करना चाहते हैं। खाली न्यूट्रलिटी से तो काम नहीं बनेगा, वार तो हो रही है, वार आ भी जाएगी वहां तक, फैलने का भी डर है। तो इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई उससे निपटने के लिए। और दूसरी बात ये कि न्यूट्रलिटी खाली मदद नहीं कर पाई। दूसरी बात ये कि इनमें डिवीजन देखिए बहुत शार्प है, हम पहले भी बता चुके हैं। एक तरफ इजिप्ट और जॉर्डन है। इजिप्ट और जॉर्डन जो है, इनके बॉर्डर वेस्ट बैंक से और गाजा से मिलते हैं। इजिप्ट का बॉर्डर गाजा से मिलता है, वेस्ट बैंक का बॉर्डर जो है वो जॉर्डन से मिलता है। ये दोनों पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े। जॉर्डन में जो ईरान ने मिसाइल छोड़े थे इजराइल के ऊपर, उसको गिराने में भी मदद की थी इजराइल की, और खुल के इनके साथ है। अमेरिकन बेस भी वहां पे है, और काफी इजरायली भी वहां पे काम करते हैं, या टेक्नीशियन है, एडवाइजर्स हैं, सिक्योरिटी कंसल्टेंट। इजिप्ट भी और जॉर्डन को अमेरिकन एड भी मिलती है, इकोनॉमिक एड से। दूसरी तरफ इजिप्ट है, इजिप्ट के साथ भी यही इकोनॉमिक एड चाहिए उन्हें, वर्ल्ड बैंक से पैसा चाहिए, IMF से पैसा चाहिए, और अमेरिकन मनी भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो हर तरह से अमेरिका पे डिपेंडेंट है, और पूरी तरह कर्जे में डूबे हुए हैं वर्ल्ड बैंक और IMF। इसे इनके पास कोई नहीं रहेगी। हालांकि ये दो बड़े देश, अगर ये दो बड़े देश अगला घुलते इस समय, मैं समझता हूँ कि पैलेस्टाइनी स्टेट का गठन हो जाता है इसी से। ये उनकी एक जगह किंग है, किंग अब्दुल्ला जो जॉर्डन के हैं, वो पूरी तरह से इजराइल से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जब कोई इजराइल इस तरह की हरकत करता है तो बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, थोड़ा ऐसा लगता है कि वो बस कितने परेशान दरअसल वो पब्लिक कंजम्पशन की अपनी। लेकिन जॉर्डन के अंदर बहुत आग लगी थी, इनकी जनता बहुत है, उसके हम आगे बात करें। फिर उसके अलावा यूएई, बहरीन और सूडान और भी बहुत से कुछ और छोटे देश। नॉर्थ अफ्रीका की हम बात करेंगे पहले। गल्फ, ये जो देश हैं, ये इनका जो है, ये अब्राहम अकॉर्ड के हिस्सा हो चुके हैं। इजराइल से इनके घने संबंध में भी जुड़े हुए हैं। फिर उसके अलावा गल्फ स्टेट में जितने भी हैं, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया है अब्राहम अकॉर्ड के लिए, लेकिन कतर, कुवैत जो है वो अभी भी लोगों ने नहीं ज्वाइन किया। लेकिन अगर सऊदी ज्वाइन करेंगे तो वो भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब मुश्किल लगता है किसी का भी ज्वाइन करना, इसलिए कि ये तो तय, इस युद्ध ने इतना तो तय कर ही दिया। अब ये है कि कतर जो है, उसका एक अलग बड़ा रोल है, कतर का और इजिप्ट का खासतौर से। ये पीस टॉक्स में इन्वॉल्व हैं, ये चाहते हैं कि पीस हो, और साथ में ये भी चाहते हैं कि वहां पे जो होस्टेजेस हैं, जिन लोगों को फिलिस्तीनियों ने बंदी बना रखा है, उनकी आजाद, ताकि वो वहां से रिलीज हो सके और वापस दे दे। ये इनकी प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ दो बहुत बड़े देश, बहुत ही इंपॉर्टेंट अरब देश थे और मिडिवल पीरियड में जिनका सबसे बड़ा रोल था, एक इराक, दूसरे सीरिया।
बगदाद और दमस्कस, दमिश्क जिसे कहा जाता है, ये 2 अरबों की राजधानी है। दोनों इस पर अपने इंटरनल अफेयर्स में फंसे, इंटरनल झगड़ों में फंसे हैं। इराक को अमेरिकन ने 2 बड़ी युद्ध करके किया, हालांकि उसमें सद्दाम हुसैन का भी बहुत बड़ा रोल था। अब अमेरिका तो चाहता था वहां पे रिजीम बदलना, लेकिन उन्हीं ने मौका फराहम कर दिया कुवैत की ऑक्युपाई कर कुवैत के। उसके बाद एक जंग अमेरिका और पश्चिमी देशों ने लड़ी उसको, कुवैत को आजाद कराने के लिए। फिर उसके बाद एक और जंग लड़ी तकरीबन 10 साल के बाद, जिसमें इराकी गवर्नमेंट को काफी कमजोर कर दिया उस पीरियड में, सैंक्शंस लगा के, और फिर उसके बाद बदल दिया। दूसरी जंग जबकि वो उसको यूएन की तरफ से इजाजत नहीं मिली थी, सिक्योरिटी काउंसिल ने उसकी पर इलीगल जंग, इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्युपेशन। और सीरिया के अंदर अपराइजिंग हुई, बहुत अच्छी अपराइजिंग थी, और रिजीम को बड़ा खतरा था। रिजीम ने आर्मी को भी काफी इस्तेमाल किया, जैसे होता है अरब देशों में, मगर उसमें बीच बाद में दाइश, कायदा, इस तरह के आतंकवादी संगठन कूद पड़े और एक सिविल वॉर वाली जैसी सिचुएशन हो गई। और जो लिबरल एलिमेंट था जिसने ये रिवोल्ट किया था रिजीम के खिलाफ, जो चाहता था चेंज, वो न्यूट्रल। ये वो ग्रुप था जो चेंज तो चाहता था, मगर ये नहीं चाहता था कि वहां पे सीरिया के अंदर दाइश या अलकायदा जैसी हुकूमत सत्ता में आ। उसका कारण ये है कि सीरिया के अंदर बहुत लिबरल इस्लाम, और इसी कारणवश वहां की पॉलिटिकल पार्टी, बात पार्टी जमी रही, और सेना भी वहां पे उसका कमांड। तो ये दोनों देश अपने इंटरनल मसले में फंसे हुए हैं, जो कि सबसे पावरफुल, सबसे इंपॉर्टेंट है इजिप्ट के बाद, खासतौर से इस खत्ते में जो वेस्ट एशिया के लिए। इनके बॉर्डर तमाम सब तरफ मिलते हैं, चारों तरफ। इनके ऊपर अगर हम बड़े देशों की हमेशा से नजर रही है, अगर इनके ऊपर वो प्रो अमेरिकन रिजीम बनाने में सफल हो जाते हैं तो पूरा वेस्ट एशिया वो कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा ईरान है, ईरान के भी ये युद्ध जो है ईरान में रिजीम चेंज करने की बात करता है। तो इस तरीके से एक तरफ प्रो अरब, प्रो अमेरिकन रिजीम्स हैं, दूसरी तरफ जो है वो प्रो इजराइल, प्रो वेस्ट, इस तरह से बटा हुआ है। और इराक, सीरिया, नॉर्थ अफ्रीका, अल्जीरिया का बड़ा रोल है हमेशा से। उनके नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है, वो चाहते हैं कि वहाँ पे काफी बड़ा रोल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी था, या आईसीसी में जो केस साउथ अफ्रीका ने की, उसमें वो भी था। सऊदी अरबिया बेसिकली जो है वो चाहता तो था चीन, वो धीरे धीरे उसने शुरू भी किया था चाइना के साथ अच्छे रिलेशन, रशिया के साथ अच्छे रिलेशन, लोकल करेंसीज में ट्रेड, ब्रिक्स की मेंबरशिप, ये सब उसने, क्योंकि मगर क्योंकि निर्भरता इतनी ज्यादा थी अमेरिका के ऊपर कि अमेरिकन प्रेशर आया तो कुछ। अब ये देखना है कि आने वाले समय में ये सभी देश जो है खाड़ी के, ये बहुत रिच है, इनके पास तेल और गैस के बड़े भंडार पाए जाते हैं। यही नहीं बल्कि दूसरे मिनरल्स, और ये जिसका फायदा कि पश्चिमी देश की ऑयल कंपनीज या मिनरल मेटल्स में जो डील करती हैं उनको ज्यादा फायदा होता है, रिजीम को कम, क्योंकि टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने बताया, ना तो टेक्नोलॉजी है ना कुछ है अरबों के पास, तो इसका वो पूरा फायदा उठा। और ये है कि इनके अंदर वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है नहीं, रिजीम जो है वो बहुत अथॉरिटेरियन है, इस्लाम के नाम पे वो रूल करते हैं, और जनता भी काफी कंजर्वेटिव इस्लाम। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन में आते हैं तो वहां पे बड़ी मुश्किल ये है कि वो तो अलकायदा जैसे संगठन वहां पे सक्रिय हो गए, जिसकी वजह से जो लिबरल थे वो भी खामोश हो जाते, वो भी रिजीम के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, इसलिए उनको लगता है कि अगर अलकायदा जैसे लोग सत्ता में आए तो और बुरी हालत हो जाएगी मुल्क, इसलिए वो भी नहीं। अब ये है
दूसरी तरफ ये भी है कि इन लोगों ने कभी कोई इनिशिएटिव नहीं ली पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम, केवल रेजोल्यूशंस पास। और अब ये है कि ये सारी जो युद्ध हो रहा है ये पैलेस्टाइन को लेकर हो रहा है, पैलेस्टाइन के सोल्यूशन की बात की जा रही है, कोशिश इस बात की जा रही है कि अल्टीमेटली इसराइल को कम से कम जो ऑक्युपाइड टेरिटरी उनसे विड्रॉ कराना, उनसे आजाद कराना, ताकि पैलेस्टाइन स्टेट सके, जिसके ऊपर अब हमस भी राजी हो गई। पहले हमस इसराइली पूरे पैलेस्टाइन की बात करती थी, लेकिन अब वो इस बात पर राजी हो चुकी है कि वो ऑक्युपाइड टेरिटरी अगर उसमें मिल जाए तो वहां पे एक और बहुत बड़ा एक्टर है, वो है अम, अ, ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में करप्शन इतना ज्यादा हो गया, वीक इतनी है, और उसकी डिपेंडेंस स्वयं पश्चिमी देशों पे बहुत ज्यादा है, तो वो बिल्कुल पावरलेस नजर आती है। और उनका सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी उन्हीं ने कर रखा है इजराइल के साथ, तो इस सपोर्ट बेस बिल्कुल कम हो गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ही इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप बेसिकली, हालांकि जो फिलिस्तीनी है वो उस पर विश्वास नहीं करते, मगर क्योंकि वो इजराइल से लड़ रहे हैं तो लाज जो इस समय सब उनको अब ये है कि इनके यहाँ जो है ये किस तरीके से आगे बढ़ता है, इसलिए कि ये जो युद्ध है ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये फ्यूचर डिसाइड करेगा अरब पॉलिटिक्स, इस तो तय होगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर इसराइल अटैक करेगा ईरान के ऊपर तो ये भी तय है कि यह युद्ध पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। अगर ऐसा होगा तो सऊदी अरेबिया और दूसरे देश जो खासतौर से सऊदी अरेबिया और यूएई इसकी चक्कर नजर आती है। उसके कई कारण हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई का ही जो वो था, दोनों ने मिल के जो अटैक किया था यमन के ऊपर, यहाँ पे हूती रेबल्स कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और कंट्रोल भी काफी बड़े एरिया में कर लिया नॉर्दर्न पार्ट में यमन के, जिसके अंदर शहर के शहर बर्बाद हो गए। फिर इन्हीं ने कोलिशन बनाया, कोलिशन ने बर्बादी बहुत की, मगर इन दोनों को कामयाबी नहीं मिल पाई। इसलिए हूती इसको बहुत ग्रज इन दोनों के खिलाफ। और अमेरिका क्योंकि इनको वेपन सप्लाई कर रहा था, इन दोनों को, सऊदी अरेबिया को और इनको और यूएई को, और इसलिए और इनको इंटेलिजेंस इनपुट भी दे रहा था, इसलिए हूती जो है वो अब भी सऊदी अरेबिया और यूएई से काफी, ये ओवरऑल पिक्चर है वहां के ऊपर। अब देखना ये है कि अब ये भी तय बात है कि यहाँ के ऊपर जो मेजर चेंज आएगा, अगर वॉर लंबी खींचती है तो मैं समझता हूँ बहुत मेजर चेंज आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजीम से गिर जाएंगी कंजर्वेटिव रिजीम, लेकिन इनको काफी कंसेशंस, रिजीम काफी स्ट्रॉन्ग है अभी भी। और दूसरी बात ये कि इनकी जो प्रो अमेरिकन पॉलिसी है वो मुझे नहीं लगता कि उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरी अरब जनता जो है उस समय अमेरिका और इजराइल की पॉलिसी के खिलाफ, वो नहीं चाहती कि कोई रोल अमेरिका इजराइल का। लेकिन साथ में ये भी है कि बहुत ज्यादा सिंपैथी ईरान की तरफ भी नजर नहीं आती। लेकिन यह है कि इस युद्ध के बाद से काफी थिंकिंग में फर्क आता हुआ नजर आता है इन देशों में। कितना है इसका कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है तो सही बात पता नहीं चल पाती, एकदम से रिवर्स हो जाता है तब पता चलता है, या समय लगता है। तो अरब रिजीम्स जो है उनका मानना यह है कि भाई ईरान जो है नॉन अरब देश है और वो नहीं चाहते कि पर्शियंस कोई अरब देश में पॉलिटिक्स करे। समस्या ये है कि वो खुद कोई इनिशिएटिव भी नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान इतना पावरफुल हो गया है और ईरान एक बड़ा रोल कर रहा है। ईरान और उसके जो सहयोगी दल है, मिलिटेंट ग्रुप, ये मिलिटेंट ग्रुप जितने भी हैं ये सब अरब से, चाहे हुती रेबल्स हो यमन में, या फिर हिजबुल्लाह हो,
हमास जो है गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में है। फिर उसके अलावा इराकी मलेशिया, सीरियन मलेशियाज हैं कुछ जो ईरान के साथ खुद युद्ध लड़ रही हैं। इस तरीके से ये जितनी भी है जिनको ईरान कहता है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, यानी अमेरिका इजराइल की का जो दबाव है, जो डोमिनेशन है इस क्षेत्र में, उसके खिलाफ ये सब है, ईरान समेत ये सब। लेकिन ये है कि अरब देशों को इनका खतरा लगता है, क्योंकि ये सभी अधिकतर इसमें से जो है फिलिस्तीनियों को छोड़ के ज्यादातर जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये सब शिया हैं। शियों ने जो रिवोल्ट किया है अमेरिका के खिलाफ, जिसे कहना चाहिए जो झंडा बुलंद किया है, इसलिए कि जितनी भी वहां पे शिया पॉपुलेशन है उसका काफी शोषण हुआ है कई 100 साल। और वो ये मानते हैं कि उस शोषण के पीछे अमेरिका का भी बहुत बड़ा, इन सबका ईरान समेत सबका मानना है कि अमेरिका का वर्चस्व जब तक रहेगा तब तक डेवलपमेंट न केवल उनका बल्कि पूरे क्षेत्र का नहीं हो सकती। और इजराइल जो है वो अमेरिका का ही इशारे पे काम करता है और अमेरिका से ही उसको हर तरह की मदद मिलती है। और इस युद्ध में वो पूरा सामने भी आ गया, जिस तरीके से उसको बचाने की अमेरिका ही नहीं बल्कि फ्रांस जर्मनी की भी आ गया। ये युद्ध ऐसा है जो रोज लोग टीवी पे देख रहे हैं, अल जजीरा की कवरेज है, उसके अलावा और भी बहुत से चैनल्स हैं और यूट्यूबर का बहुत बड़ा रोल आगे बढ़ा। तो इन सबको देखते हुए यह है कि किस तरह के चेंज आएंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये है कि चेंज होंगे। दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो दूसरी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ के अंदर अल-कायदा हो, दाइश हो या तालिबान है, इस तरह के बहुत से ग्रुप हैं, 400 ग्रुप हैं, सोमालिया, सूडान, हर तरफ है, पैड, नाइजर, माली, कैमरून, यानी सब सहारा रीजन में भी हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सब का कोई रोल नजर नहीं आता। और अब ये भी देख रहा है कि ये जो इनसे फायदा केवल जो हुआ है वो बड़े देशों को हुआ, अरबों को केवल नुकसान ही। इनके चलते हुए इराक और सीरिया में बड़ी चेंजेस पे हम बाद में बात करेंगे। और आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपसे हमारी अनुरोध है कि इसको आगे भी दोस्तों मित्रों में और दोस्तों में इसको भेजें। देखने वालों की संख्या